अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। आपको पता है सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक यूनिट होता है और इसके अंदर बहुत सारी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस एनर्जी जो है उस एनर्जी उसके दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो एक ऑर्गेनेली होती है। उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक तरह की ऑर्गेनेली होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखते हैं तो क्या हमें ये किस शेप में नज़र आता है, इसकी अपीयरेंस जो है वो कैसे होती है। तो ये हमें वेसिकल की शक्ल में नज़र आता है, रॉड शेप में और फिलामेंट शेप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शेप को कि रॉड शेप भी आपको नज़र आ रही है, फिलामेंट भी, और इसकी वेसिकल शेप भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमें एक एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है और उस जो है सिस्टम की मदद से हम फूड को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो आए, दिस सिस्टम इज़ यूज्ड टू चेंज फूड इनटू केमिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि जो सेल के अंदर बेसिकली तो ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है और सेल क्या करता है, सेल एंजाइम्स को यूज़ करके रिलीज़ करता है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और उस दौरान क्या होता है? एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और उसके दौरान एटीपी सिंथेसाइज हो जाती है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले ये रॉड शेप होता है, स्टडी कर चुके हैं हम। उसके बाद इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है। उसके बाद इसकी लेंथ जो है वो 7 माइक्रोमीटर हो सकती है। इसके बाद तकरीबन 1000 से लेकर 1600 माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? मतलब कि इसके पास दो किस्म की मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इन दोनों मेम्ब्रेन जो है के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कितना हो सकता है? 8 से 9 नैनोमीटर। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो इसका ये दरमियान का जो फासला है, इसका ये फासला, ये जो डिस्टेंस होगा ये तकरीबन कितना होगा? 8 से 9 नैनोमीटर तक का होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स हैव टू कंपार्टमेंट्स, मतलब क्या, इन मेम्ब्रेन के दो कंपार्टमेंट होते हैं। तो चलिए हम आगे इनके कंपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि इसके पास इन मेम्ब्रेन्स के दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक है इनर कंपार्टमेंट और दूसरा है आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट फील्ड विद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो है बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है इनफोल्डिंग फॉर्म में। इसके अंदर ये है, ये इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम बेसिकली हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही कहते हैं। इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं इनर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स को ही आपने इनर कंपार्ट कहना है। उसके बाद है हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट। तो आउटर कंपार्टमेंट में क्या होता है? और प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनफोल्डिंग फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इसके दरमियान ये जो जगह है इसको आप कह सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट और इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटर
मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। इसको हम आउटर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, और इंटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन है उसकी स्पेस है, इसको हम कह सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, बेसिकली जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें ये जो इनफोल्डिंग सी कम्प्लेक्सेस हैं, इन इनफोल्डिंग कम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नोक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ये इनफोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन के ऊपर नोक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैंने इधर डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखें, ये जो नोक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं? F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल क्या होता है? इस पर फिर वही बात आ गई कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो क्या होता है उस मीटिंग के दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं, नोक लाइक पार्टिकल, ये क्या करते हैं? इनके पास होते हैं एंजाइम्स। ये उन एंजाइम्स को यूज़ करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और वो आगे सेल को प्रोवाइड करता है। और इन पार्टिकल का जो डायमीटर है वो तकरीबन 8.5 नैनोमीटर हो सकता है। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें, इसके मैट्रिक्स की बात करें, ये वाला जो इसका एरिया है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है, इसका सेंट्रल वाला हिस्सा। इसमें क्या होता है? होमोजीनियस फ्लूइड होता है। इस होमोजीनियस फ्लूइड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? एक तो इसके अंदर ये क्या है, इसका अपना डीएनए मौजूद होता है। दूसरा, इसके अंदर ये राइबोसोम्स भी मौजूद होती हैं, तो इसका डीएनए भी मौजूद होता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और क्या इसका मतलब क्या है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है? इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करता रहता है। इसको सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उससे कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं लेनी पड़ती, और ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है अपना। इसके अंदर डीएनए होता है, उसी की मदद से ये खुद को रेप्लिकेट करता है। उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। आपने याद रखना है कि इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद है, तो मतलब कि इसके अंदर प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही होगी, इसके अंदर प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स की, तो इसके अंदर एक एंजाइम जो होता है NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज, और